प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं राकेश खेदर। लास्ट टाइम अपन बात कर रहे थे प्रासरण दाब टॉपिक फेस्ट, और प्रासरण दाब टॉपिक फेस्ट में मैंने आपको केवल क्या बताया था, उसमें मैंने केवल प्रासरण दाब की जो परिभाषा है उस प्रासरण दाब की परिभाषा को समझाया था। आज मैं प्रासरण दाब के जो नियम है उसी टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। आज की क्लास में प्रासरण दाब के नियम, तो इसमें आपको प्रासरण दाब में वॉन हॉफ ने गैसों के नियम को विलियन पर लागू करके विलियन समीकरण व्युत्पन्न किए, जो क्या है निम्न प्रकार है। तो देखिए, सबसे पहला जो नियम है वो वॉन हॉफ बॉयल नियम। ध्यान से समझ लेना, डेरिवेशन टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, न्यूमेरिकल भी आएंगे। सबसे पहला क्या था, वॉन हॉफ बॉयल नियम। क्या होता है इसको समझेंगे। वॉन हॉफ बॉयल नियम होता है कि निश्चित ताप पर विलयन का प्रासरण दाब, और विलयन का प्रासरण दाब क्या होता है, पाई उस विलयन की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए, पहला जो नियम है उसका सारांश आपको इतना ही याद रखना है, और इससे क्या इसकी थ्योरी बनाओगे कि निश्चित ताप पर विलयन का प्रासरण दाब उसके सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। आप लिख सकते हो क्या, आपको ये भी तो पता है कि जो C होता है, C को आप 1/V लिख सकते हो। अगर N मोल होता तो N/V हो जाता है। C को क्या लिख रहा हूं, 1/V लिख रहा हूं। तो बताओ मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, पाई समानुपाती 1/V, समीकरण नंबर 1 लिख सकते हो। आपको इसको किसी भी प्रकार की थ्योरी नहीं रटनी है, इस लाइन के अनुसार आपको थ्योरी लिखनी है कि निश्चित ताप पर विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। और C को मैंने क्या लिखा, 1/V। तो आप इस समीकरण 1 को ऐसे लिख सकते हो क्या, पहला नियम। दूसरा क्या, वॉन हॉफ, पहला नियम हो गया। दूसरा देखिए, वॉन हॉफ दाब ताप नियम, एकदम आसान नियम है। दूसरा नियम कौन सा है, वॉन हॉफ दाब ताप नियम। इसको क्या करेंगे, निश्चित सांद्रता, क्या है, निश्चित सांद्रता तथा तनुता पर, निश्चित सांद्रता तथा तनुता पर विलयन का प्रासरण दाब उसके परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या कहा मैंने, निश्चित सांद्रता तथा तनुता पर विलयन का प्रासरण दाब उसके परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। लिख सकते हो क्या, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या। आगे देखो, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, मैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, या समीकरण 1 व 2 से, तो ऐसे लिख दो, समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 व 2 से कैसे, देखो ये पाई ये भी पाई है तो मैं इसका ऐसे लिख दूं क्या, पाई टी के तो क्या है समानुपातीय और वी के क्या है व्युत्क्रमानुपातीय, लिख सकता हूं क्या। इन दोनों समीकरण की सहायता से मैंने ये लिख दिया, इस चिन्ह को हटाएंगे, इस चिन्ह को किसके द्वारा हटाया, एस के द्वारा हटाया। एस होता है विलियन स्थिरांक, ये विलियन स्थिरांक है, टी बटा लिख सकते हो। मैं इसको ऐसे लिख दूं, पाई वी बराबर एस टी, ये कितने मोल के लिए है, 1 मोल के लिए, ये कितने मोल के लिए। अगर मैं इसको n मोल के लिए लिखना चाहूं, इस समीकरण को अगर n मोल के लिए लिखते हैं तो कैसे लिखे, पाई v बराबर n s t, किसके लिए लिख दिया मैंने, n मोल के लिए लिख दिया, लिख सकते हो। और s के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, s क्या होता है, s होता है विलियन स्थिरांक। s क्या होता है, s होता है विलियन स्थिरांक है जिसका आंकिक मान, जिसका आंकिक मान गैस स्थिरांक R के समान होता है, R के समान होता है। यानी S क्या है, S विलियन स्थिरांक है और इसके जो आंकिक मान है वो गैस स्थिरांक किसके बराबर, R के बराबर होता है। इसलिए S के स्थान पर क्या लिखा जाता है, इसलिए S के स्थान पर क्या लिख दिया जाता है, R लिखा जाता है। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है क्या। अरे दोनों समीकरण मैंने जोड़े, चिन्ह हटाया S से, और S क्या विलियन स्थिरांक है जिसका आंकिक मान गैस स्थिरांक R के क्या होता है, समान होता है। इसलिए S के स्थान पे क्या लिख दो, R लिख दो। तो बताओ कैसे लिखो इसको, पाई V बराबर N R T लिख सकता हूं क्या। S के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया, S के स्थान पे मैंने R लिख दिया और इसके स्थान पे R लिखते आपके पास समीकरण क्या बन गया, पाई V बराबर NRT। इसे मैं क्या कह दिया, समीकरण नंबर 3। क्या कह दिया इसको, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 विलियन समीकरण कहलाता है। समीकरण नंबर जो 3 है उसको आप क्या कहोगे, विलियन समीकरण कहोगे। तो देखो यहां तक पहला नियम, दूसरे नियम की सहायता से मैंने क्या बनाया, विलियन समीकरण बताया। अब इस समीकरण नंबर 3 को निम्न प्रकार भी तो व्यक्त कर सकते हैं। देखिए समीकरण नंबर 3 को निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। समीकरण 3 को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान देना कैसे करेंगे। समीकरण 3 क्या है, पाई V बराबर N, अरे यही है क्या, मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, पाई बराबर
N/V लिख सकते हो। और आपको ये भी पता है कि N/V होता है वो किसके बराबर होता है? C के बराबर होता है। तो इसको मैं क्या मान लूं? N/V के स्थान पर क्या लिख दूं? C। तो बताओ पाई बराबर क्या बन गया? CRT। इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये भी आपको क्या होना चाहिए? डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बन गया? पाई बराबर CRT। अब इनके बारे में बात करेंगे कि C क्या है, R क्या है, T क्या है। तो यहां पर C बराबर विलियन की क्या होगी? सांद्रता होगी। और जो सांद्रता वो किसमें है? मोल पर लीटर में है। सांद्रता वो किसमें? मोल पर लीटर में है। R बराबर क्या होता है? R बराबर गैस स्थिरांक। और T आपको पता है क्या होता है? T बराबर ताप। बताओ यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? इतना समझ सकते हो? यहां से न्यूमेरिकल में फॉर्मूला काम आता है पाई बराबर CRT। तो यहां तक कर सकते हो क्या? अब देखिए मैं इसी में एक संबंध बना रहा हूं, इसी से मैं एक संबंध बनाऊंगा। क्या संबंध बनाऊंगा? वो संबंध ध्यान से सुनना। प्रासरण दाब व अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार में संबंध का बनाओ। वो संबंध जब भी समझ में आएगा जब आपको इतना है, ये क्या है पता होना चाहिए। इतना कर सकते हो क्या? अब देखिए इसमें मैं एक संबंध बना रहा हूं, वो सुनना। इसी में अगला पॉइंट है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? प्रासरण दाब व अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार में संबंध। क्या लिखा मैंने? प्रासरण दाब एवं अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार में संबंध। देखिए यहां से भी न्यूमेरिकल बनेगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो एकदम आसान है। यहां तक समझ में आ गया तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये मैं बता रहा हूं, समझना। आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है समीकरण 3 के अनुसार। समीकरण किसके अनुसार? 3 के अनुसार। और समीकरण नंबर 3 क्या था? पाई V बराबर nRT था। समीकरण नंबर 3 क्या था? पाई V बराबर nRT था। यहां पर आपको इसके अर्थों के बारे में पता होना चाहिए। यहां पर पाई बराबर क्या होता है? विलियन का प्रासरण दाब। V बराबर क्या है? विलियन का आयतन। और विलियन का आयतन किसमें? लीटर में। N बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या। और किसके मोल? किसके मोल काम में आएंगे? N बराबर विलेय के मोलों की संख्या। और विलेय कैसा है? वाष्पशील।
विलय के मोलों की संख्या को मैं क्या दर्शा दूं, NB से दर्शा दूं। ये जो इसमें N लिख रखा है ना, मोलों की संख्या, ये किसके लिए है, विलय के मोलों की संख्या, जिसे किससे कहते हैं, NB कहते हैं। और क्या दिख रहा है, R दिख रहे हैं, R को क्या बोलते हो, गैस स्थिरांक, और T क्या होता है, परमताप। लिख सकते हो समीकरण 3 को। ये N क्या है ये ध्यान रखना, N तो विलय के मोलों की संख्या, जिसमें NB दर्शा दो। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, पाई V बराबर NB RT, तो अपना कंफ्यूजन और दूर हो जाएगा। N को मैंने क्या लिख दिया, NB लिख दिया, क्योंकि ये जो मोल हैं, ये मोल किसके हैं, ये मोल तो विलय के हैं। लिख सकते हो क्या। अब देखिए, मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, पाई बराबर, तो बताओ कैसे लिखूं, NB बटा V RT, ऐसे लिखोगे क्या। पहले भी पढ़ चुके हो, NB का फॉर्मूला क्या होता है, WB बटा MB, ये होता है क्या। इसमें वैल्यू रखोगे तो पाई बराबर क्या लिखोगे, इसके स्थान पे क्या रख दो, WB बट्टा MB, फिर बट्टे में क्या था, V, ऊपर क्या है, R गुणा T। आप ये संबंध ज्ञात कर सकते हो क्या, मैंने क्या कहा, पाई बराबर WB गुणा RT बटा MB गुणा V। आपको तो क्या ज्ञात करना है, आपको तो विलय का अणुभार ज्ञात करना है, तो इसको आप NB के बराबर भी तो लिख सकते हो। NB बराबर लिखोगे तो क्या लिखूं, WB गुणा R गुणा T पाई गुणा V। ये समीकरण आपको, या ये जो फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद होना चाहिए और व्युत्पन्न करना भी आना चाहिए। यहां पर इनके बारे में बात कर लेते हैं। MB क्या है, अवाष्पशील विलय पदार्थ का अणुभार, अवाष्पशील विलय पदार्थ का अणुभार है। WB क्या है, अवाष्पशील विलय का द्रव्यमान, अवाष्पशील विलय पदार्थ का द्रव्यमान है। R की बात कर चुके हैं, T की बात कर चुके हैं, पाई की बात हो चुकी है, और VB की बात कर चुके हैं। अगर आपको इस सब वैल्यू ज्ञात है तो आप इस समीकरण की सहायता से अवाष्पशील विलय पदार्थ का क्या कर सकते हो, अणुभार ज्ञात कर सकते हो। तो आपको यहां तक जो टॉपिक है, ये टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। अगली जो क्लास होगी उसी में इसी के क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरह याद कर लेना, ताकि आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में कोई दिक्कतें